Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg। तो बजट 2024 के पहले कौन से 5 सेक्टर्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और 2024 में आप बहुत अच्छे रिटर्न यील्ड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया और कुछ कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। तो यस, आप सब ने डिमांड किया पार्ट 2 और आपका हुक्म सर आंखों पर। तो हियर आई एम विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हम अगले 5 सेक्टर डिस्कस करेंगे जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और यूनियन बजट में इन सेक्टर्स को लेके कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो दिस इज गोइंग टू बी इंटरिम बजट, बट फोकस ये सेक्टर्स हो सकते हैं एंड जो फाइनल बजट आएगा उसमें भी ये सेक्टर्स डेफिनेटली फोकस होंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, एज एन रजिस्टर्ड एडवाइजर इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू कि इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली एक इंडिविजुअल का बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड पर्सनल सब्जेक्ट होता है जो बहुत सारे पर्सनल पैरामीटर्स पे लाइक रिस्क एपेटाइट, डिपेंडेंस, इनकम, गोल, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली जो आप जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है या रिकमेंडेशंस ये होती है उसके बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट्स करने की जगह अपना खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग एनालिसिस कीजिए, अपना खुद का इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट एनालाइज कीजिए, अपना पूरा प्रोफाइल एनालाइज कीजिए, अपने टारगेट के हिसाब से अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको स्ट्रक्चर कीजिए। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कौन सा सेक्टर जो आपको लगता है अभी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सही है इन टर्म्स ऑफ यूनियन बजट 2024। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको याद होगा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 5 सेक्टर्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे आज के 6th सेक्टर या फिर इस वीडियो के फर्स्ट सेक्टर की। सेक्टर इज FMCG। नाउ जब मैं FMCG बोल रही हूँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आप सब समझते हो, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं इस ग्रोथ को फर्दर एनालाइज करूं तो जो एफ्लुएंट इंडिया है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, वो उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट्स। यानी कि एफ्लुएंट इंडिया या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मार्केट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और इसको बैकअप करने के लिए ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है। हाई ग्रोथ ऑफ एफ्लुएंट कस्टमर्स इन इंडिया, CAGR of working age population with income less than $10,000 2019 to 23, and then CAGR of number of cards, broadband connections, income tax filings, demat accounts and term deposits over 1.5 million. This graph shows some facts and figures, some numbers. So अगर हम बात करें इंडिया के rapidly growing market की और भी सब्जेक्टिव अगर हम बात करें एफ्लुएंट मार्केट की, सिर्फ 4% ऑफ इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $10,000। इसका मतलब 60 मिलियन कस्टमर्स, राइट। नाउ जब हम टैक्स फाइलिंग, बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इन सारी चीजों का डेटा देखते हैं तो आप देखोगे कंज्यूमर कोहोर्ट जो है वो ग्रो कर रहा है 2019 से 23 के बीच में एट अ CAGR ऑफ ओवर 12%, which is just 1% of a CAGR of India's total population। अगर हम करंट ट्रेजेक्ट्री की ही इसी ग्रोथ पेस को कंटिन्यू होता हुआ माने तब भी बाय 2027 इंडिया विल ग्रो टू अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन कंज्यूमर्स इन एफ्लुएंट इंडिया। नाउ इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा बाहर से भी आ रहा है। लुक एट द इंडियाज मार्केट कैप has increased over 80% over past 3 years in terms of rising retail production। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड रोज by 65% 2020 से 2023 के बीच में। एज अ रिजल्ट इक्विटी और गोल्ड दोनों को मिला के अगर हम कंपेयर करें तो $1.8 ट्रिलियन से बढ़ के हो गया है $2.7 ट्रिलियन। प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़े हैं अप्रोक्सीमेटली 30% from financial year 2019-23 as compared to 13% in between financial year 15 to 19। यानी कि 2019 से लेके 2023 तक का जो टाइम रहा है वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ टाइम रहा है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, ऑल द 3 मेजर एसेट क्लासेस। सो दिस definitely shows कि the consumer market and the affluent consumer market is growing very rapidly despite the fact कि इसी ड्यूरेशन में हमने COVID-19 पेंडेमिक भी विटनेस किया। अगर मैं FMCG सेक्टर की बात करूं तो FMCG सेक्टर में भी जो
एफ्लुएंट इंडिया को एड्रेस करने वाली ब्रांड्स है, लाइक तनिष्क जो हाई एंड ज्वेलरी में है या वॉचेस में है, या इफ आई टॉक अबाउट नेस्ले जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स में है। विच एवर ब्रांड इन एफएमसीजी सेक्टर इज एट्रीब्यूटिंग टू एफ्लुएंट इंडिया, उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होगा। एंड फ्रॉम 2024 टू 2027 इस तरीके के स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली दे सकते हैं। Coming on to the next sector of today's video, that is tourism and hospitality sector। तो इंडिया हम सबको पता है एक बहुत ही सुंदर देश है, और इंडिया में द बेस्ट पार्ट इज कि इंडिया में अगर आप बात करो कि बीचेस भी है। अभी रिसेंट आप लोगों ने सुना ही होगा बॉयकॉट मालदीव्स जो कैंपेन चल रहा है, लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया इज अ कंट्री, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो इधर वी वांट टू गो टू बीच लोकेशंस जो इंडिया में प्रेजेंट है, और वी वांट टू गो टू स्नोई माउंटेन लोकेशंस जो भी इंडिया में प्रेजेंट है। उसके अलावा हम जाना चाहेंगे अगर डिजर्ट में, लाइक दुबई एंड ऑल, वो भी इंडिया में प्रेजेंट है, जैसलमेर एंड ऑल, राइट। उसके बाद में हम अगर बात करें वाइट डेजर्ट जो पूरी दुनिया में बहुत कम जगह पर है बट इंडिया में है, we are talking about Run of Kutch। we have greenery also, we have beautiful forest। कुर्ग टाइप स्कॉटलैंड को अगर हम कंपेयर करें तो कुर्ग को कंपेयर किया जाता है। कश्मीर है हमारे पास जिसको हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। तो डेफिनेटली इंडिया में अगर आप देखोगे केरला है हमारे पास विच इज वेरी ब्यूटीफुल। सो हमारे पास ग्रीनरी से रिलेटेड, हमारे पास स्नोई माउंटेन से रिलेटेड, हमारे पास वाटर बॉडीज से रिलेटेड, हमारे पास बीचेस से रिलेटेड, हमारे पास हर तरह की लोकेशंस है। एंड इंडिया इंडीड इज रियली रियली ब्यूटीफुल। हमारे पास लेह लद्दाख है जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। इंडिया का हर एक स्टेट अपने आप में बहुत एनरिच्ड है अलग अलग टाइप के। इंडिया बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो सकता है। हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है। बहुत टाइम से फॉरेन टूरिस्ट राजस्थान कल्चर, गुजरात कल्चर ये सब देखने आना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आवर कल्चर इज वेरी रिच। जो हमारे कपड़े हैं, गहने हैं, ये सब बहुत अट्रैक्ट करते हैं वहाँ के लोगों को। तो जो चीज अभी तक टूरिज्म को प्रमोट नहीं होने दे रही थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो। सो डेफिनेटली टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है। वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट्स एंड होटल सब हमारे यहाँ बन रहे हैं। वर्ल्ड क्लास होटल इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया नाउ, and the government is also focusing in infrastructure of the cities of the country as well as for tourism sector particularly। अगर हम देखें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और नंबर्स तो 6.19 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइव हुए हैं 2022 में इंडिया में। 1.73 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट टू ऑल स्टेट्स। 305.4% annual growth rate of FTAs in India। $16.92 billion foreign exchange earning from tourism in 2022, 1.64% share of India in international tourism receipts and world। Now coming on to how government is focused on tourism sector. So government of India envisions $56 billion forex creating to around 140 million jobs in tourism by 2030, promoting tourism, ecotourism and adventure tourism। By 2028, India's tourism and hospitality industry is projected to generate revenue of over $59 billion। Additionally, forest tourist arrivals are anticipated to reach 30.5 million by 2028। Honorable Prime Minister has envisioned a mission mode approach to develop tourism during Amrit Kal with a strategic roadmap for the next 25 years। And the objective is when we celebrate India at the rate 100 in 2047, the objective is to set India as the foremost travel destination when we celebrate India at the rate 100 in 2047। So definitely tourism sector is a big time focus of government of India। 2023 यूनियन बजट में भी टूरिज्म सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा नए रिफॉर्म्स आए थे एंड दिस स्टोरी इज गोइंग टू कंटिन्यू। कमिंग ऑन टू द थर्ड सेक्टर ऑफ टुडेज वीडियो, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्टर। गवर्नमेंट का फोकस भी रियल एस्टेट पे है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है, जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है उसको प्रमोट कर रही है, बट एट द सेम टाइम कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस इज ऑल्सो डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। लेट्स लुक एट some numbers and facts and figures। तो रियल एस्टेट सेक्टर का जो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 6 to 8% हो गया है एंड दिस इज फर्दर गोइंग टू इंक्रीज by 13% by the year 2025। ये estimated है। The expectations for forthcoming budget are high with stakeholders anticipating initiatives that will further propel this growth story of real estate। नीति आयोग forecast ने remarkable trajectory बनाई है growth की real estate sector में। It is projected to reach a market size of $1 trillion by 2030।
constituting 13% of India's GDP by 2025. While the residential sector has seen significant demand, the commercial sector is also evolving and by introducing new models such as hybrid spaces. अगर हम बात करें कि बजट से रियल एस्टेट की स्पेस में क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट हर बार जो फर्स्ट टाइम बायर्स है उनके लिए कुछ नया इंसेंटिव लुक्रेटिव ऑप्शंस लेके आ रही है, इस बार भी लेके आएगी, विच वुड फर्दर स्ट्रेंथन द रियल एस्टेट डिमांड इन residential sector, especially for the first time buyers. एक बहुत ही important of the long standing demands of real estate is the conferment of industry status and establishment of a single window clearance system. ये भी expected है कि इस बार किया जाएगा. उसके अलावा जो taxation है, जो NRIs है, वो जो अपना घर बेचते हैं तो जो टैक्स TDS है वो 1% से क्लाइंब होकर सीधे 23% तक चला जाता है. तो all these different problems, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सेलर्स को और बायर्स को आती है, उन सबको एड्रेस करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज जा रही है. तो बजट में एक्सपेक्टेड है कि इन सबको एड्रेस करने के लिए भी कुछ आएगा एंड ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को बूम करने के लिए बहुत कुछ आएगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अलग से बोल रही हूँ स्पेशली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा है. इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करूँ, रोड्स भी आ जाएगी, एयरपोर्ट्स भी आ जाएंगे, सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, मॉल्स भी आ जाएंगे. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करूँ तो सारे रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स आ जाएंगे बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू वन एंड अनदर. एंड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो फोकस दोनों है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. कैसे? तो अभी रिसेंट में 11 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था लोगों को, उससे काफी कुछ क्लैरिफिकेशन मिला है कि 2024 बजट जो है उसमें होलिस्टिक एजेंडा होगा, वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी होगी, प्रायोरिटाइजिंग अर्बन डेवलपमेंट, रेलवे, रोड, एविएशन, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज. अगर हम और फर्दर इसमें डिग इन करें, ड्यूरिंग हिज एड्रेस एट द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एट महाराष्ट्र मंदिर गांधीनगर ऑन January 10th, Prime Minister Shri Narendra Modi talked about his vision for growing the infrastructure sector in the country. He said that it was the government's vision to facilitate record investments in the infrastructure space. प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स को अगर हम देखें, अगर उसका इंडिकेशन ले तो 2024-25 का जो ये इंटरिम बजट है, इसमें डेफिनेटली the focus would be infrastructure. Holistic agenda would be development of all the parameters of infrastructure जो मैंने अभी आपको बताया, aviation, ports, railways, roads, everything. Government has allocated INR 10 lakh crore for infrastructure investment, a 33% increase from the previous year and accounting for 3.3% of GDP. This major focus on infrastructure lays a robust foundation for progress, fostering innovation, job creation and improvement quality of life for citizens. So definitely infrastructure is the focus and definitely जब भी कोई कंट्री है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड फेज में जब जा रही है, जब कंट्री में ग्रोथ हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू ग्रो. अब जैसे फॉर एग्जांपल G20 समिट अटेंड करने जब लोग आए बाहर से, व्हेन यू वांट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ऑब्वियसली जब वो सबसे पहले आपके आ रहे हैं, आप वो एयरपोर्ट से लैंड कर रहे हैं तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो एयरपोर्ट, फिर वो रोड्स पे आ रहे हैं, आपके रोड्स देख रहे हैं. So the first thing which people visiting from foreign वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और उससे उनको पता पड़ता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, राइट? The last but not the least sector of today's video, that is capital goods. Now capital goods एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में बहुत ज़्यादा बूस्ट दे रहा है. आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है कैपिटल गुड सेक्टर. So India's capital good manufacturing industry serves as a strong base for its engagement across sectors such as engineering, construction, infrastructure, consumer goods and others. Now leading export subsectors of the capital goods sector are heavy electrical and power equipment, earth moving and mining machinery, process plant equipment, together accounting to approximately 85% of India's total capital goods export. अगर टारगेट प्रोडक्शन की हम बात करें तो 2025 तक $112 बिलियन टारगेट किया जा रहा है. 2025 तक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री कंप्राइजिंग जनरेशन एंड T&D इक्विपमेंट इज टारगेटेड टू रीच $100 billion. By 2025, the T&D equipment segment is targeted to reach a size of $75 billion. और मैं आपको बता दूं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल गुड सेक्टर में बहुत आता है. तो जो स्टॉक्स लाइक Siemens and all who are working in capital goods sector are also worth investing. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे आप बेनिफिट हो सके. आपको क्या लगता है, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू सो मच.